ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नजर इस समय देश में कोरोना की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 20 नए मरीजों का पता चला है। कुल मिला के कहा जाए कि संक्रमण की दर घट रही है। कुछ राज्यों के अंदर अभी भी संक्रमण की दर की जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी हुई है और वहीं से काफी ज्यादा मरीज देश में जो भी कोरोना के मरीजों की स्थिति है उनमें बढ़ोतरी कर रही है। बहरहाल लगातार हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। हम बताते आ रहे हैं कि कोरोना से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो उनका जवाब हमारे पास रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। डॉक्टर मिश्रा, देश में कोविड की स्थिति अब लगभग कंट्रोल में है। टीकाकरण की वजह से कुछ लोगों ने कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार अपनाया हुआ है। इस वजह से भी देश में स्थिति उतनी गंभीर अब नहीं है। अब जब लगभग सारी स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं तो अब हमें किस तरह के कोरोना के बिहेवियर को अपनाना होगा कि ताकि हम कोरोना के आने वाली अन्य लहरों से, अन्य जितनी भी वेव्स आएंगी उनसे अपने आप को बचा कर रखें। डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत उचित है और सामयिक है। जिस प्रकार संक्रमण में नियंत्रण हुआ है और इसमें हम कहेंगे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उत्तर भारत में जहां हम लोग हैं संक्रमण में अधिकतम जो मैं कहूंगा नियंत्रण वो हुआ है पिछले 2 महीनों में। और जो एक दूसरी लहर के बाद एक आशंका मई के महीने में दर्शाई गई थी या जताई गई थी डॉक्टर विजय राघवन के द्वारा कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और उसका आकलन विभिन्न विशेषज्ञ शुरू से आरंभ से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी के पास इस प्रश्न का बहुत ठोस उत्तर नहीं है कि वो तीसरी लहर कब आएगी, किस शक्ल में आएगी, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या वो दूसरी लहर की तरह होगी, दूसरी लहर से कम होगी या नहीं होगी। और इसमें विभिन्न जिनको हम हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो इसका आकलन करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट, कम्युनिटी मेडिसिन में जो लोग अपना इसमें जो विशेषज्ञता रखते हैं, तो उन लोगों में भी थोड़े मत में भिन्नता है। और उसमें जब ये आकलन किया गया कि तीसरी लहर कब आएगी तो उसमें देखिए इतना वाइड वेरिएशन जिसको कहते हैं, इतना ज्यादा अंतर है सबके मतों में। कोई कहता है जुलाई से आखिर से शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर तक आएगी, कोई कहता है अगस्त के अंत से शुरू होगी, कोई कहता है सितंबर से शुरू होगी, और किसी का कहना है अक्टूबर के अंत तक शुरू आएगी। तो इसमें कोई एकमतता नहीं है किसी की भी, और उसका विशेष कारण ये है कि किसी को भी मई जून में या जुलाई में ये आकलन नहीं था कि हमारा टीकाकरण का जो दर है, टीकाकरण की गति है, वो कब कितनी होगी। तो लेकिन आज जैसे अभी आपने बताया कि 63 करोड़ 45 लाख एक डोज टीके की लग गई है हमारे यहाँ, जो लगभग जिन लोगों को अगर हम कहें जो एंटाइटल्ड है वैक्सीनेशन के लिए, अभी वयस्क लोग, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो भी 18 वर्ष से ऊपर की है, तो अगर 63 करोड़ 45 लाख एक डोज लगी है तो ये बहुत बड़ा एक संख्या हो जाती है। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि जो परसेंटेज जिनको लगनी चाहिए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और जो संक्रमण में
जो नियंत्रण आया है उसकी 2-3 ठोस वजह हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह ये है कि जो दूसरी लहर आई हमारे यहाँ अप्रैल और मई में, जिसमें अत्यधिक संक्रमण हुआ और हर घर में लोगों को संक्रमण हुआ और उसमें बच्चों को भी हुआ, बड़ों को भी हुआ। और जैसे सीरो पॉजिटिविटी अगर आप देखते हैं पूरे भारत की, जो पिछले वर्ष के जितने सीरो सर्वे थे जुलाई से लेके, जून से लेके और सितंबर अक्टूबर तक, उनमें जैसे आपको याद होगा दिल्ली का एक सीरो सर्वे आया था, उसमें 23% था पहले सर्वे में, दूसरे सर्वे में 28% सीरो पॉजिटिविटी थी जी। दूसरी लहर के बाद जब ये सीरो सर्वे हुए हैं और हो रहे हैं अब तक, उनमें निकल के आया कि सीरो पॉजिटिविटी 49% से लेके और 79-80% तक रही देश के विभिन्न राज्यों में। 18 राज्यों में इसका जो सीरो सर्वे किया गया था और बड़ों में भी और बच्चों में भी हुआ ये सीरो पॉजिटिविटी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा एक सामने आया, जिसका मतलब ये हुआ कि चाहे अनचाहे बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ, चाहे वो लक्षण रहित हुआ या न्यूनतम लक्षण के साथ हुआ, और कुछ लोगों में वो गंभीर हुआ। तो वो उसने हमको इस अच्छी अवस्था में पहुंचाया है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जब होता है, नेचुरल संक्रमण, प्राकृतिक रूप से जब संक्रमण होता है, उससे जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है वो भी बहुत समय तक रहती है और उसका जो हमको लाभ बराबर मिल रहा है। दूसरी तरफ जैसे टीकाकरण का जो हमारा गति थी वो मई में, जून में थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन उसके बाद जुलाई अगस्त में उसमें गति आई और आपने देखा कि 2 दिन पहले दिन में 1 करोड़ टीके लगे भारत में, जो अपने में एक रिकॉर्ड कायम हुआ। और उससे पहले 88 लाख लगे 16 अगस्त को। तो अगर हमें अब अगस्त का तो आज 30 तारीख हो गई, कल 31 अंतिम दिन है, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम ये मान के चलते हैं कि हमको लगभग उतने टीके तो मिलेंगे जितने अगस्त में लगेंगे। तो वो हो जाते हैं लगभग 14 करोड़ जी। और 28 करोड़ लोगों को और टीकाकरण हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। तो हमारी स्थिति और सुदृढ़ होती जाएगी। अच्छा, दूसरी लहर जो का प्रकोप जो था अधिकतर डेल्टा वेरिएंट की वजह से था। आज अगर आप यूएसए का देखें, जो बढ़ रहा है संक्रमण, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन उसमें भी अगर जो टीकाकरण हुआ है लोगों का, उनको बीमारी गंभीर नहीं हो रही है या कम हो रही है। तो ये बात हम लोगों को समझना है। लेकिन बचाव के उपाय जो आपने कहा अभी क्या करना है सबको जी, तो बचाव के जो उपाय हम लोग पिछले 1.5 वर्ष से कर रहे हैं, जिसमें मास्क लगाना, और अब हम 1 मास्क की बजाय 2 मास्क को का हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि भाई 2 मास्क लगाइए और दूरी जब भी बना के रख सकते हैं, जितनी भी रख सकते हैं वो बना के रखें लोग। इसके अलावा हैंड हाइजीन तो वैसे भी करनी ही चाहिए। तो ये अगर उपाय लोगों ने किए हैं तो इसीलिए संक्रमण में जो ब्रेक लगा है वो उसी वजह से लगा है उत्तर भारत में। लेकिन हाँ, भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी भी संक्रमण बहुत अधिक बना हुआ है। केरल जैसे राज्य में जहाँ पे 70% जो संक्रमित रोगी आ रहे हैं वो केरला में ही आ रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि पीछे एक तो ईद का एक त्योहार हुआ जिसमें उन्होंने छूट दी, उसके बाद ओणम हुआ उसमें छूट दी। तो ये 2 त्योहारों की वजह से वहां पे ये संक्रमण फैला है। और ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पे बहुत सख्ती से अपना निर्णय लिया, प्रतिबंध लगाया था। वो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं चूक गई इस विषय में और उन्होंने केरल को उतना सख्ती से निर्देश नहीं दिए। तो अब उत्तर भारत में स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पे 24 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे दिल्ली के बराबर ही संक्रमण, जैसे आज दिल्ली में 20 संक्रमण आए, वहाँ पे भी ऐसे ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, सब में स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है जी।
हम इस पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी, आपके साथ में सर एक्सपर्ट सर हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी जी रिंकी जी, क्या प्रश्न है आपका? जी जी बिल्कुल सारे श्रोताओं को, आपको और मतलब आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें भी हैप्पी जन्माष्टमी। जी आपको। और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर हम जब कोविशील्ड लगवाते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, जब हम कोवैक्सीन लगवाते हैं तो दिक्कत आती है। जैसे बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कोविशील्ड से कोवैक्सीन ज्यादा ही असरदार होता है? धन्यवाद सर। डॉक्टर मिश्रा, टीकों को लेकर अभी भी लोगों में थोड़ा सा असमंजस है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक को लेकर। कई व्यक्तियों में ये भी थोड़ा सा प्रश्न रहता है कि भाई कोविशील्ड लगाने के बाद मुझे फीवर आया है या कोवैक्सीन लगाने के बाद मुझे फीवर आया है तो मुझ में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, फीवर नहीं आया है तो मुझ में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। इस तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं। बिल्कुल, ये थोड़े से भ्रम बने रहते हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि अभी भारत में हमारे पास जो वैक्सीन टीके हैं उनमें से कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगा है। अब तक 95% कोविशील्ड लगा है, 5% लोगों को कोवैक्स लगा है। कोवैक्सीन भारत में ही शोध करके बनाई गई है और भारत निर्मित वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन है। पूरे वायरस से बनी है, तो उसकी नेचुरली जो हमारे म्यूटेंट वायरसेस हैं उन पे भी कारगर अधिक है। वो कोविशील्ड जो है वो वेक्टर लिया है उन्होंने रेस्पिरेटरी वायरस का, जो चिंपांजी का वायरस होता है एडिनो वायरस, उसको लेके बनाई है। और तीसरी वैक्सीन भी वेक्टर वैक्सीन है जो स्पुतनिक है। लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में स्पुतनिक की जो टीका है वो ज्यादा प्रभावी, वो बताते हैं एफिकेसी के स्वरूप में, करीब 90% कहते हैं। और इसमें जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो लगभग 76%, 80% एफिकेसी। और जब हम एफिकेसी बोलते हैं उसका तात्पर्य ये होता है कि टीका लगने के बाद आपको लक्षण होंगे नहीं। अगर वायरस से एक्सपोजर हुआ है, अगर वायरस संक्रमण हुआ है तो आपको लक्षण नहीं होंगे। तो और जो 76%, 81 के अलावा जो परसेंटेज रह गया 24% और 19%, उनमें लक्षण हो सकते हैं। इस प्रकार से स्पुतनिक में 10% लोगों को फिर भी लक्षण हो सकते हैं कोविड के। जी। इसके अलावा जो एक ये बात कही कि हाँ, माइल्ड साइड इफेक्ट हर टीके के होते हैं, हर वैक्सीन के होते हैं। जैसे आप टेटनस का भी टीका लगवाएं तो उसमें भी थोड़ा हल्का सा दर्द, हल्का सिर दर्द, बदन दर्द, टूटता है और थोड़ा सा बुखार हो सकता है। वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में होता है और हो सकता है, और बड़ा माइल्ड होता है, बहुत न्यूनतम होता है। हल्का सा बुखार हुआ, पैरासिटामोल ले ली आपने, वो ठीक हो जाता है, क्रोसिन लेके ठीक हो जाता है और एक दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी की रिएक्शन अगर होती है तो वो उनको, इसीलिए हम लोग कहते हैं टीके के बाद आधे घंटे अस्पताल में जहां पे भी टीका लगवाएं वहां पे प्रतीक्षा कर लें आधे घंटे। और आमतौर से जब एलर्जी की या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली होती है, बाद में नहीं होती है। जी। और कुछ लोगों को कुछ लक्षण थोड़े 1-2 दिन से ज्यादा 3 दिन भी रहते हैं, लेकिन आमतौर से ये लक्षण बहुत न्यूनतम होते हैं और इसमें कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं हुई है। और अभी तक देखिए 63 करोड़ 45 लाख टीके लग चुके हैं और सभी टीकों, कोई भी ऐसी किसी को बहुत ही एक्का दुक्का किसी को अस्पताल में रहने की आवश्यकता हुई होगी, या अगर आप कहें कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने से, जिसको कई बार एलर्जी बोलते हैं, उससे अगर कोई किसी की मृत्यु हुई हो तो कोई शायद एक जने की, 63 करोड़ में से एक व्यक्ति, तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं ना के बराबर हम मानते हैं इसको। तो वैक्सीन जो भी लग रही हैं सब सेफ हैं, सब इफेक्टिव हैं और इससे बचाव हुआ है और हो रहा है। और इसीलिए हमारी जो आज स्थिति इतनी अच्छी हुई है उत्तर भारत में, वो टीकाकरण की वजह से भी हुई है। और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि यदि आपको संक्रमण हो चुका है अब अप्रैल में, मई में, तो आप सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। जी। और उससे बिल्कुल भी
किसी को बहुत ज्यादा कोई एलर्जी की हिस्ट्री है तो उन लोगों को जरूर थोड़ा सा एक एंटी एलर्जिक गोली खा के फिर लगवा ले टीका और वहां पे आधे घंटे प्रतीक्षा करें। या किसी को मान लीजिए कोविशील्ड का एक इंजेक्शन लगवाया या कोवैक्सीन का और उससे कोई रिएक्शन हुई तो फिर दूसरा इंजेक्शन उसका न लगवाएं, फिर बाद में कोई और वैक्सीन आए तो उसका इंजेक्शन लगवा लें। सेम वैक्सीन जिससे आपको दिक्कत थोड़ी ज्यादा हुई है फिर उसका टीका दूसरा न लगवाएं। हालांकि ऐसी अवस्था बहुत ही कम आई है देखने में, हमारे मेरे याद में। जी, हमारे अगले श्रोता है मध्य प्रदेश के रीवा से बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र जी, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है? जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, अभी आपको कार्यक्रम रेडियो में आज सुनाई नहीं दे रहा है तो फोन मत काटिएगा सर। जी कहिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को जैसे बुखार आ जाता है और पैरासीटामोल लोगों को दी जाती है, तो क्या बुखार आने के पहले इसको ले लें या उसके बाद ले लें? जी। और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि जो स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को गोली देते हैं और बोल देते हैं कि सुबह शाम गोली खा लेना, तो क्या बुखार ना आने के पहले अगर गोली खाए तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी डॉक्टर मिश्रा। नुकसान तो उससे कोई नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई लक्षण आता है बदन में दर्द का या बुखार का तो पहले तो बुखार को नापें कितना आया और फिर उसके बाद गोली खाएं तो वो उचित रहता है। पहले खा लेंगे तो मान लीजिए हल्का सा बुखार 99 आया भी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये जो हमको आंकड़ा चाहिए कि भाई कितने लोगों को हल्का बुखार आया, कितने लोगों को ज्यादा बुखार आया, इसका फिर पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हालांकि आप वैसे भी पैरासीटामोल की गोली बुखार आने पर खा रहे हैं, उससे कोई अगर आपको विशेष नुकसान नहीं है तो आप, मैं समझता हूँ कोई आप अगर वैसे भी खा लेंगे बुखार आने से पहले भी, और कुछ लोग खा भी लेते हैं जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोग उसको बचाव के तौर पे भी ले लेते हैं, तो उससे कोई इतनी बड़ी हानि नहीं है। केवल पैरासीटामोल की गोली आप खाली पेट न लें, खाने के बाद लें तो कोई आपको ऐसा नुकसान विशेष नहीं होगा। जी डॉक्टर मिश्रा, कोविड के दौरान या कोविड के बाद किसी पेशेंट में किसी तरह की कोई सर्जरी की भी जरूरत आन पड़ी है क्या? बिल्कुल, देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हमारी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का तो कुछ कर नहीं सकते। अगर कोविड साथ में हो गया है तो उसमें अगर सिजेरियन भी करना पड़ा तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी को एपेंडिसाइटिस की शिकायत हो गई मान लीजिए तो वो भी करना ही पड़ेगा, या कोई इमरजेंसी। तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो हम प्लान करके, जो निर्णय करके ऑपरेशन शल्य चिकित्सा करते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी अगर कोई जान बचाने के लिए कोई अगर शल्य चिकित्सा करनी पड़े तो वो हम लोग करते हैं। और कोविड में थोड़ा सा ये देखा गया है, कोविड के दौरान जो हमारा इसके नतीजे रहे हैं शल्य चिकित्सा से रिकवरी के, उसमें विपरीत परिणाम भी पड़ा है। इसलिए हम लोग कोशिश, हमेशा हम लोग का प्रयत्न होता है कि कोविड चलते हुए ऑपरेशन ना करना पड़े, वो ही उचित रहता है। और ये तभी करते हैं जब हम लोगों पे कोई और विकल्प नहीं रह जाता है कि जान बचाने के लिए करना ही है, तभी ऑपरेशन किया जाता है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या सवाल है आज आपका? नमस्कार जी नवीन जी। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनको डेली लेनी पड़ती है और दिन में 3 बार भी लेनी पड़ती है। रात को कोलेस्ट्रॉल करने की दवा, अगर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। अगर इसमें अगर उनको इंजेक्शन लगाने के टाइम कोई ऐसी सावधानी क्या रखनी चाहिए? जैसे उनको बुखार भी आ जाता है, दर्द भी आ जाता है, तो ये दवा लेते रहें और साथ में यह दवा लेके इंजेक्शन लगाने जाएं। और इसके अलावा ये खाने पीने के जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको काफी परहेज रखना पड़ता है। तो ये देखा गया है डॉक्टर साहब कि जो खून पतला करने की दवा खाई जाती है, खून पतला करने के बाद आपने कई बार बताया कि ये खून पतला होने से इंजेक्शन की जगह से ब्लड आता है,
तो इसके लिए क्या आप हमें जानकारी देंगे, क्या जागरूक करेंगे? और सबसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आकाशवाणी पूरे देशवासियों को आज जन्माष्टमी की जी। डॉक्टर मिश्रा, ये बहुत एक आम सवाल है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो इंसुलिन भी लेते हैं, खाने पीने का भी उन्हें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में जब वो टीका लगवाने जाते हैं तो क्या उन्हें अपनी दवाइयां रोकनी चाहिए या दवाई लेके जानी चाहिए, और किस तरह की उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है धर्मवीर जी का। और इसमें कोई दवाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर खून पतला करने की दवाई भी ले रहे हैं, उसको लेते हुए भी आप टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत महीन सुई से टीका लगता है, जिसमें ब्लीडिंग होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए हमें जो होता है रिस्क और बेनिफिट को तौलना होता है। तो इसमें बेनिफिट ज्यादा है लगवाने में, रिस्क बहुत कम है। इसलिए न तो खून पतला करने की जो दवाई ले रहे हैं वो बंद करनी है, न मधुमेह की दवाई बंद करनी है, न कोई और दवाई ले रहे हैं वो बंद करनी है। बिल्कुल दवाई लें और अपना कोई खाली पेट नहीं जाना है आपने। अगर सुबह 10 बजे लगवाने जा रहे हैं टीका तो अपना नाश्ता करके जाएं, दोपहर को 4 बजे जा रहे हैं तो खाना खा के जाएं। तो इसमें खाली पेट न जाएं, बल्कि हम तो ये कहेंगे खाली पेट न जाएं आप जी टीका लगवाने। हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र के मुंबई से राहुल पटेल। राहुल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आज? मेरा सवाल ये है कि सपोज किसी लेडीज को मधुमेह का प्रॉब्लम हो और साथ में हाइपोथायराइड का भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसी लेडीज क्या वैक्सीन ले सकती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि सपोज पहला डोज ले लिया हो और दूसरे डोज की तारीख आने से 1-2 दिन पहले अगर वैक्सीन लेना हो तो क्या वैक्सीन मिल सकता है? धन्यवाद जी। डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल, ये इन्होंने पूछा है कि जो मधुमेह और हाइपोथायराइडिज्म किसी अगर महिला को या पुरुष को है तो बिल्कुल ये वैक्सीन ले सकते हैं। और इनका कहना ये है कि यदि मान लीजिए 89 दिन का गैप की बात होती है या 28 दिन के गैप की बात होती है और 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो वैक्सीन ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें हानि नहीं है। आपका थोड़े दिन 1-2 दिन ज्यादा भी हो गए तो भी आप टीका लगवा सकते हैं। इस बीच हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं रमेश कुमार दिल्ली से। आइए सुनते हैं उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रमेश जी। डॉक्टर साहब, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है और मैंने ये पता करना था कि कोवैक्सीन कब तक अप्रूव, जिसको WHO की अप्रूवल मिलेगी, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। तो कब तक मिल जाएगी अप्रूवल WHO की? जी डॉक्टर मिश्रा। ये मैं तो उसी आधार पर कह सकता हूँ जो अभी पीछे हमारी एक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, हमारी साइंटिस्ट है, भारत से हैं, जो WHO की साइंटिस्ट हैं अभी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि कोवैक्सीन को सितंबर के महीने तक वहां पे अप्रूवल मिलने की संभावना है। कुछ समिति जो देखती है उसकी मीटिंग सितंबर के पहले 10 दिन में होगी और उन्होंने समिति ने जो कोवैक्सीन कंपनी जिसने बनाई है भारत बायोटेक से कुछ और आंकड़े, कुछ और दस्तावेज मांगे थे और जांच के लिए, तो वो पहुंचा दिए हैं कंपनी ने और संभवतः इसका जो अप्रूवल है वो सितंबर में हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी ऐसा वैक्सीन पासपोर्ट जैसी कोई बात अभी है नहीं। अगर आपको अदरवाइज ट्रैवल की परमिशन है और जहां आपको जाना है वहां पे वो अलाउ कर रहे हैं भारत से आने के लिए, एयरलाइन आपको एक्सेप्ट कर रही है, तो आपको केवल एक नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लेनी है और जो भी वैक्सीन लगवाई है उसका प्रमाण ले जाइए। बट अभी वैक्सीन के प्रमाण को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। आइए अब उत्तर प्रदेश के मथुरा चलते हैं और वहां से अशोक जी के प्रश्न को सुनते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, 3-4 महीने से फ्रैक्चर हो गया है पैर में, तो इसमें वैक्सीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी?
जी डॉक्टर, इनको फ्रैक्चर हुआ है तो ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन से कोई असर तो नहीं पड़ेगा लेने में? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बेधड़क होकर लगवाएं ये वैक्सीन और लगवा लीजिए। जी, इसी वजह से इसको टालिए मत। जी डॉक्टर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 63 लाख से ज्यादा लोगों को करीब टीका लग चुका है। कई लोग संक्रमित भी हो चुके हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्राकृतिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी। तो ऐसे में क्या अब हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा संभव है, लेकिन इस कोविड जो कोरोना वायरस है उसके लिए जो हर्ड इम्यूनिटी हमको मिलेगी वो 90% जब लोगों को जब इम्यूनिटी बन जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी, चाहे तो नेचुरल संक्रमण से, प्राकृतिक संक्रमण से या टीकाकरण से। तो इसीलिए हमको 90% जो एलिजिबल हमारे टीके के दायरे में लोग हैं उस तब हम जब पहुंच जाएंगे। और जो अभी हमारी स्थिति अच्छी बनी हुई है उसका एक कारण सीरो पॉजिटिविटी है, जो 67%, 79%, 70% आ रही है मई और अभी जुलाई के बीच में। ये बड़ा कारण है और ये एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी ही मान सकते हैं आप। तो कुछ लोगों को दूसरी लहर के संक्रमण से हुई वो, और कुछ लोगों को वो टीकाकरण से हुआ है जब जो प्रतिरोधक क्षमता बनी है। तो जैसे जैसे हमारा ये संख्या बढ़ती जाएगी वैक्सीन लगवाने वालों की, उसी तरह से हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। जी डॉक्टर, बहुत संक्षेप में हमारे आखिरी श्रोता को हम इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ रहे हैं। तापस जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी मेरा पूनम जी। और मेरा सवाल है, जो महीना का 1 महीने का शिशु है क्या वो टीका ले सकते हैं, और टीका लेने के बाद क्या वो अपना बच्चा को स्तनपान करा सकते हैं? जी डॉक्टर मिश्रा, बहुत संक्षेप में। जो महिला है, जो गर्भवती महिला जिनने बच्चे को जन्म दिया है वो टीका लगवा सकती हैं जी। शिशु नहीं लगवा सकता, शिशु के लिए अभी टीका नहीं है हमारे पास जी। और डॉक्टर, क्या वो स्तनपान करा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, वो स्तनपान करा सकती हैं, वो टीका लगवा के स्तनपान बिल्कुल करा सकती जी। डॉक्टर, अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कोविड से बचने के लिए? हम श्रोताओं को, जो मैं करता हूँ वही मैं कहूंगा श्रोताओं को भी करने के लिए। मैं मास्क लगाता हूँ, घर से जब भी निकलता हूँ तो मास्क ऐसे लगना चाहिए जैसे आपने शर्ट नहीं पहनी। अगर घर से आप निकले तो बिना शर्ट पहने आप नहीं निकलते हैं घर से आजकल। कहीं पे काम पे जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं मार्केट में, या आप किसी उसमें जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, पहले तो अवॉइड करिए जाना। बहुत ही आवश्यक हो तभी जाएं, अन्यथा अनावश्यक कहीं पे भी भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं, और जितनी भी दूरी रख सकते हैं मेंटेन, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन अगर मास्क लगा होगा तो आपकी बचाव हो जाएगा करीब 95-96% तक संक्रमण से। और चाहे हमारे चारों तरफ आजकल दिल्ली में, यूपी में संक्रमण बहुत सीमित है और बहुत अच्छी अवस्था हमारी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं जैसे ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता हूं तो दोनों मास्क लगे होते हैं मेरे मुंह पे, ड्राइवर भी मास्क लगाए होता है। कभी मीटिंग करते हैं हम हॉस्पिटल जाके, या रोगी को देखते हैं तो भी मास्क लगा के वो भी लगाए होते हैं, हम भी लगाए होते हैं। तो ये एक ऐसी आदत बन जानी चाहिए हमारी, जिसको न लगाएं तो हमको अजीब लगना चाहिए। तो ये अगर लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ संक्रमण से बचाव करके वो अपने को जो दुविधा में डालने से और अपने को कष्ट में डालने से, अपनी जान जोखिम में डालने से और दूसरों की जान भी जोखिम में डालने से बचाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दही जी। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।